सो हेलो एवरीवन। हमारा ये लेक्चर 3 ही कंटिन्यू हो रहा है आगे। लेक्चर 3A के अंडर हमने बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट वाला पॉइंट कवर कर लिया था। ये वाला, इसको हमने अच्छे से अराउंड 1 घंटे की वीडियो वो बनी थी। 1 घंटे की ही वीडियो ये रहेगी, 1 घंटे से लेके 1 घंटे 15 मिनट तक की मैक्स टू मैक्स। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट और टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट भी एक टॉपिक है। ये सारा हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट करे हुए। पहली बात तो लेकिन मैं सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि ये वाली वीडियो मेरी थोड़ी सी डिले हो गई है। बीच में 2-3 दिन का गैप आ गया। रीजन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उसकी वजह से शायद आप लोग आज भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि मेरे को कॉफी पीते हुए क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हम आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट करे। अच्छा, हमारा पहला टॉपिक जो है आज का वो है एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट कौन सी एंगेजमेंट की बात हो रही है? एंगेजमेंट तो हमें सबको पता है क्या होता है। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों अंगूठी पहना देते हैं एक दूसरे को। हालांकि आजकल माहौल ऐसा रहा नहीं कि एक लड़का एक लड़की हो। दो लड़के भी कर रहे हैं, दो लड़कियां भी कर रही हैं। वर्स्ट केसेस में 3-4 एक साथ ही कर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो उस तरीके से ना सोचते हैं, थोड़ा सा ऑडिट के वे में सोचते हैं। ठीक है, लेकिन ऑडिट पे आने से पहले पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से ही एक्सप्लेन करता हूँ। भाई ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस वाई। ठीक है, ये क्या करते हैं? मिस्टर एक्स यहाँ पे बीच में आग लग जाती है, लगा लेते हैं। एक पंडित जी बुला लेते हैं, थोड़े से मंत्र पढ़वा लेते हैं, इसके आगे 7 फेरे ले लेते हैं, इनकी मांग में सिंदूर भर देते हैं, एक मंगलसूत्र पहना देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीजें, बट इस प्रोसेस को अगर बोलना एक वर्ड में जाए तो हम इसको बोलेंगे कि ये भाई मैरिज है ना, शादी है। अच्छा, अब थोड़ा सा पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हैं। ये है सीए राजन। ठीक है, एंड ये है हमारे मिस्टर स्मार्ट। ठीक है, मिस्टर स्मार्ट के पास 5 लाख रुपए जो इनको इन्वेस्ट करने हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं? ये सीए राजन के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया ये 5 लाख रुपए मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मेरे को टैक्स लायबिलिटी भी बचानी है और मेरे को ये इन्वेस्ट भी करना है। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप इनकम टैक्स की 80C वाली इन्वेस्टमेंट में कर दो, 80CCD 2 में कर दो, तो इन दोनों की मिला के 2 लाख रुपए तो आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन तो टैक्स की ही मिल जाएगी। अच्छा, और बाकी के 3 लाख भर दो टैक्स, क्या जा रहा है? पैसा तो बचा दिया मैंने आपका, 2 लाख पे तो टैक्स बचा दिया। मिस्टर स्मार्ट खुश। अब ये इनके पास गए, इन्होंने पैसा बचाया, इन्वेस्ट कराया, इन्होंने इनसे फीस ली बदले में। फ्री में तो करा नहीं होगा ना काम। ये जो वर्ड दो आगे लगे हैं, ये जो प्रीफिक्स लगा है आगे, इसके लिए दिन रात मेहनत इन्होंने भी करी होगी जैसे आप लोग कर रहे हैं। फ्री में तो करेंगे नहीं, फीस ली होगी। बहुत सारी इवेंट्स हुए इसमें, जैसे कि मिस्टर स्मार्ट ने सीए राजन के पास विजिट करा, उनको अपने पैसे के बारे में बताया, फिर उनसे ये एडवाइस ली, उसके बदले उनको फीस दी। बट इस पूरे प्रोसेस को अगर एक नाम दिया जाए तो क्या हम इसको एक
कंसल्टेंसी बोलेंगे या कंसल्टिंग बोलेंगे। जी हाँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हुए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को मैरिज बोला हमने। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हुए, इसको कंसल्टेंसी बोला। उसी तरीके से जब भी एक ऑडिटर किसी भी एक सॉरी 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 तो उसी तरीके से जब भी एक ऑडिटर किसी भी एक एंटिटी में जाता है, ऑडिट परफॉर्म करता है, उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देता है एआर, उसके बदले उसको फीस मिलती है। इसको हम ऑडिट तो बोलते ही हैं, बट ये जो है ना, ये प्रोसेस, इसको ऑडिट के साथ साथ हम एक इंगेजमेंट भी बोल सकते हैं। जी हाँ, ऑडिट एक तरह का इंगेजमेंट होता है। ऑडिट जो है एक छोटा वर्ड है, इंगेजमेंट एक ब्रॉडर वर्ड है। यानी कि ये जो वर्ड है ना, इंगेजमेंट, इसके अंदर एक तो ऑडिट आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि ऑडिट एक वाइडर टर्म है, बड़ा टर्म है। सॉरी 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 माय बैड। इंगेजमेंट एक बड़ा वर्ड है, वाइडर टर्म है। ऑडिट उस इंगेजमेंट का एक पार्ट है। ऑडिट एक तरह की इंगेजमेंट है, ठीक है जी। एक बार बुक से पढ़ लेते हैं इसको। ये इंगेजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एंगेजमेंट क्या है? एक फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट अंडर विच ऑडिटर अग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस। बिल्कुल सही है। यानी कि एक अग्रीमेंट जिसमें ऑडिटर और क्लाइंट एक फॉर्मल अग्रीमेंट में आते हैं। फॉर्मल अग्रीमेंट मतलब जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पढ़ा था, अग्रीमेंट, वही अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट होता है उनके बीच में, अंडर विच ऑडिटर अग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस। ओके जी। अब एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए, जब भी कोई ऑडिटर अग्री करता है किसी एंटिटी का ऑडिट करने के लिए, ठीक है, वो एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाता है, जैसा कि आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर रखा है। इसको रीड कर लेते हैं एक बार। डियर सर्स, आई और वी रेफर टू द लेटर डेटेड informing me us about my or our appointment as auditor of company. You have requested that I audit the financial statements of company as defined in 2 clause 40 of Companies Act। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो एग्री कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास, कि मेरे पास रिक्वेस्ट चाहिए आपकी साइड से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने की, और आपकी कंपनी की, सॉरी टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपकी कंपनी की। और फाइनेंस ये भी लिख रखा है इसने, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी इंक्लूड वेयर एप्लीकेबल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी
and of all its subsidiaries, associates, and joint venture. I am pleased to confirm my acceptance and my understanding of this engagement by means of this letter. यहाँ पे ऑडिटर बता रहा है कि भाई मैं आपकी आपका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ऑडिटर ऑडिट करने के लिए मान गया है और वो बता रहा है मैं ऑडिट के स्कोप को सब तरीके से समझ चुका हूँ। इसी को हम बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। यानी कि एक जो भी ऑडिटर जाता है ऑडिट करने, उस पूरे प्रोसेस को एंगेजमेंट बोला जाता है। उसको कंफर्म करने के लिए एक एंगेजमेंट लेटर भी प्रिपेयर करा जाता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है इट टेक्स द शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर। वही बात कि बाद में फिर वो एंगेजमेंट लेटर भी बनता है। अग्रीमेंट जो होता है उसी से एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए एक चीज समझते हैं। ये है एक शेयर होल्डर, ठीक है। इनकी शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये ना ऑडिटर अपॉइंट करते हैं हर साल, ताकि इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बन रही नहीं बन रही वो चीज एग्जामिन हो पाए। अब एक बात बताइए मेरे को, ये कंपनी में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, ठीक है, वो क्या है, इसी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक सीए है, ठीक है। उन्होंने उसी को ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। क्या शेयर होल्डर ट्रस्ट कर पाएगा उसकी बातों पे? शेयर होल्डर को हमेशा ये डर रहेगा कि भाई ये तो इन्हीं का बंदा है, ये अपनी ही कंपनी की बुराइयां करेगा क्या? और अगर ये ईमानदार हो भी तो कंपनी नहीं करने देगी, कंपनी डरा देगी कि भाई हम तेरी सैलरी रोक लेंगे, हम तेरे को बोनस नहीं देंगे, या फिर मे भी हो सकता है कंपनी लालच ही दे दे इस बंदे को कि हम तेरे को एक्स्ट्रा बोनस देंगे, तू अपनी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट जो है ना उसमें सब अच्छा अच्छा लिख। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो शेयर होल्डर है ना वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। वहीं पे अगर ऐसा होता, वहीं पे अगर ऐसा हो, एक एक्सटर्नल ऑडिटर जो कि बाहर का बंदा है, जो कि इस कंपनी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, उसका इस कंपनी से कुछ लेना देना है ही नहीं, ना उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा, ना उसका कोई रिलेटिव है कंपनी में, बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट ऑडिटर, और वो भी इस कंपनी के बाहर से आया है। यानी कि एक, इसको टर्म देना चाहूँ तो एक्स एक एक्सटर्नल ऑडिटर है अगर, एक एक्सटर्नल ऑडिटर है अगर, तो क्या शेयर होल्डर का ट्रस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि ये जो बंदा जो कि चेकिंग करेगा उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा कंपनी का। भाई ये बंदा तो पूरा इंडिपेंडेंट है ना, ये अपना काम ईमानदारी से करेगा, इसको कुछ लेना देना नहीं कंपनी से। ये जाएगा कंपनी में, अगर गलतियां होंगी तो बता देगा, नहीं होंगी तो ग्रीन ग्रीन झंडी दे देगा, ग्रीन फ्लैग दे देगा कंपनी को। जैसे आप लोग ग्रीन फ्लैग देते हो वैसे ये भी ग्रीन फ्लैग दे देगा, समझे? चलो वही चीज आगे लिखी है कि एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है। The purpose of external audit engagement is to enhance the degree of confidence of intended users.
जैसा इस केस में हो रहा था, यहाँ पे एक्सटर्नल बंदा आया तो शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बड़ा था, उसका ट्रस्ट बड़ा था, है ना? वही चीज यहाँ पे लिखी। सच एंगेजमेंट आर ऑल्सो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऐसी एश्योरेंस को रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट बोला जाता है। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, एक चीज मेरे को याद दिलाओ, हमने एक एंगेजमेंट की बात करी यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर रीजनेबल एश्योरेंस हो। क्या आप बता सकते हो ये कौन सी एश्योरेंस की बात, सॉरी, कौन सी एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ऑडिट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, हम कौन सी एश्योरेंस लेते हैं, सॉरी, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा हुआ है? रीजनेबल एश्योरेंस। देखिए, ऑडिट एक एंगेजमेंट होता है, वो तो हमने यहीं पे पढ़ लिया था, ये कि भाई एंगेजमेंट एक वाइड टर्म है, ऑडिट उसका एक पार्ट है, यानी ऑडिट एक तरह का एंगेजमेंट है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ऑडिट जो है उसमें हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं। तो यानी कि ऐसी एंगेजमेंट जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस ले रहे हैं, तो वो किसकी बात कर रहा है? ऑडिट की। बिल्कुल जी, ठीक है। यानी कि रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि यहाँ पे एक, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि यहाँ पे ऑडिट की बात हो रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया companies are required to get their annual accounts audited by external auditor। बिल्कुल, कंपनी में ऑडिटर एक्सटर्नल होना चाहिए, ठीक है। However, other entities में also choose to have their accounts audited by an external auditor। यानी कि इंडिया में कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनीज को तो कराना ही पड़ेगा एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट, बाकी जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं वो भी एक्सटर्नल ऑडिटर से करा सकती हैं। अच्छा, अभी एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, क्या इसका मतलब कोई इंटरनल ऑडिटर भी होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। कंपनी ना एक रेप्यूटेटेड कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, टाटा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड बहुत रेप्यूटेटेड कंपनी है, इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। ये नहीं चाहेगा कि भाई इसका ऑडिटर आए और कंपनी में कुछ गलतियां निकले और वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसको लिखे, ठीक है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये तो हो गया जी एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, जो कि बाहर से आता है। ये इसके साथ साथ क्या करते हैं, अपनी कंपनी के अंदर ही ना एक इंटरनल ऑडिट टीम बिठा के रखते हैं। ये लोग भी एक्सपीरियंस ही होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर जितने ही, मतलब ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, ये लोगों को भी ऑडिट की काफी नॉलेज होती है और ये लोग भी कंपनी में ऑडिट परफॉर्म करते हैं। बट ये क्या होता है, ये ना कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। कभी कभार कंपनी अपनी इंटरनल ऑडिट भी आउटसोर्स करती है, जिस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिट उसको करना पड़ता है बाहर से, उसी तरीके से वो इंटरनल ऑडिट भी बाहर से करा सकती है। लेकिन जनरली एम्प्लॉयज होते हैं इंटरनल ऑडिट टीम में कंपनीज के अपने, वो क्या करते हैं, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स पे जाएंगे, उनसे एविडेंसेस मांगेंगे, उनके काम को चेक करेंगे कि भाई सही से करा नहीं करा। उससे क्या होगा, जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेकिंग के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर पे जाएंगे ना, तो उसको कम से कम कमियां मिलेंगी, क्योंकि ये जो इंटरनल ऑडिट टीम है यही काफी कमियों को आइडेंटिफाई करके ठीक करा चुकी होगी, और एक्सटर्नल ऑडिटर को
ऑडिट रिपोर्ट में कम से कम कमियां डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, अगर हुई भी तो। वैसे तो इंटरनल ऑडिट टीम मैक्सिमम चीजें निकाल के खुद ही अपने आप सही करा लेती है। अच्छा, तो इंटरनल ऑडिट टीम से ही काम चला लो ना यार। इंटरनल ऑडिट टीम से काम तो चला सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई ना कि एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का पर्पस है एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। यानी कि इंटरनल ऑडिट टीम पे भरोसा तो रहेगा लोगों को, शेयर होल्डर्स को, लेकिन थोड़ा कम। एक्सटर्नल ऑडिटर पे उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, उनका ट्रस्ट ज्यादा रहेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट, एक बार मैं चाहूंगा आप लोग ना इसकी ये डेफिनेशन जो है वो रीड कर ले, फिर इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, बहुत सिंपलीफाई करके। एश्योरेंस engagement means an engagement in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of intended user other than responsible party about the outcome of the evaluation of measurement of a subject matter against criteria। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, 1% समझ में नहीं आया, पढ़ते गए उतना कंफ्यूज होते चले गए, क्या बोलेगा ये। देखो कुछ नहीं बोल के गया है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना अभी एग्जाम्पल से, तो तुम्हें लगेगा ये बात तो बोल रहा है, तब से यही बातें तो चल रही थी, ये बात बोलने की क्या जरूरत है। देखो ये क्या बोल रहा है, एक बंदा है, इंटेंडेड यूजर, ठीक है, और एक है रेस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी की हालत थोड़ी खराब है, ठीक है ना, इनकी हालत खराब ही रहती है वैसे भी, ठीक। और एक है अपना प्रैक्टिशनर, ठीक है सॉरी, प्रैक्टिशनर। अब ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है ना, ये प्रिपेयर करती है एक चीज जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ओके जी। इन्होंने ये सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करा, इसको जो हमारे प्रैक्टिशनर भैया हैं ये जाते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद उसके ऊपर एक कंक्लूजन देते हैं। अच्छा, और वो ये सब कर किस ले रहे हैं, ताकि ये जो इंटेंडेड यूजर है ना, इनका कॉन्फिडेंस बढ़े। जो सब्जेक्ट मैटर है ना, इसके ऊपर इनका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्या ये आप लोगों को थोड़ा सा देखा देखा सा सिस्टम नहीं लग रहा? अरे ये तो ऑडिट ही लग रहा है हमें। देखो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, अब रेड पेन से मैं इनको रीनेम करता हूँ सबको, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल पार्टी की जगह आप लोग अज्यूम करो एक कंपनी की मैनेजमेंट है। इंटेंडेड यूजर की जगह आप लोग इमेजिन करो शेयर होल्डर है। सब्जेक्ट मैटर की जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। प्रैक्टिशनर की जगह ऑडिटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देखना, ऑडिट में क्या होता था, ऑडिटर जाता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता था जो कि मैनेजमेंट ने बनाई होती थी। क्यों? ताकि शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस एनहेंस हो।
उसकी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़े, जैसा कि एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट में हमने पढ़ा। अच्छा, अब वही चीज यहाँ पे हो रही है। एक प्रैक्टिशनर जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने जो सब्जेक्ट मैटर बनाया उसको चेक करेगा, उसके ऊपर कंक्लूजन देगा। क्यों? ताकि इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस राइज हो। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड करते हैं साथ साथ। एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट in which a practitioner expresses a conclusion designed to sorry, designed to enhance the degree of confidence of intended user की कॉन्फिडेंस की डिग्री राइज करने के लिए। और यहाँ पे था प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन, प्रैक्टिशनर कंक्लूजन दे रहा। अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इसका मतलब क्या है? अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, देखिए यूजर्स, इंटेंडेड यूजर्स, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो उसमें यूजर्स कौन से आते हैं, ये हमने आई गेस लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। और कौन कौन आ जाता है अपना, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, हमारे बैंकर्स आ जाते हैं, और हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब लोग आ जाते हैं। अच्छा, तो एक चीज बताओ, यहाँ पे लिखा है कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला कौन है, ये, इनका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे? इन्होंने तो खुद ही बनाया है, इन्होंने ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे हैं। ऑडिटर आएगा, चेकिंग करेगा, इनको तो पहले से पता होगा ना कि भाई हमने कहाँ कहाँ फ्रॉड कर रखा है, कहाँ कहाँ कमी छोड़ी है। तो इसका मतलब इनके अलावा इन लोगों का, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये पता है यहाँ पे किन की बात कर रहा है? एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को छोड़ के जो लोग बचे। अबाउट द आउटकम ऑफ इवेल्युएशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, मतलब वही कि जो चेकिंग करी है, इवेल्युएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। अगेंस्ट क्राइटेरिया मतलब क्या हो गया? ये नया वर्ड आया, ठीक है, देखते हैं इसको। देखो, ये है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। प्रैक्टिशनर ने सब्जेक्ट मैटर मांगा रिस्पॉन्सिबल पार्टी से, किस चीज के रिलेटेड? उसकी इन्वेंटरीज को रिलेटेड। अच्छा, और किससे रिलेटेड मांगा? उसके पीपीई से रिलेटेड और उसके डिस्क्लोजर से रिलेटेड। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं समझने के लिए, थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। अच्छा, उसने सब्जेक्ट मैटर मांगा इन तीन चीजों से रिलेटेड। इसको वो क्या करता है? मेजरमेंट अगेंस्ट क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया से कंपेयर करता है। क्राइटेरिया क्या रहता है? देखिए, क्राइटेरिया यानी कि जिससे सब्जेक्ट मैटर कंपेयर करा जाता है। इन्वेंटरीज वो के लिए क्राइटेरिया रहेगा AS2, यानी कि वो देखेगा AS2 के जो प्रोविजंस एंड नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा है नहीं करा सब्जेक्ट मैटर उन्होंने। ओके, पीपीई के लिए क्या रहेगा? AS10। डिस्क्लोजर्स के लिए क्या रहेगा? AS1, ठीक है।
उसी तरीके से अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम सब्जेक्ट सॉरी उसी तरीके से हम एग्जांपल थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसका है, एक बैंकिंग कंपनी का सब्जेक्ट मैटर इवेल्युएट कर रहे हैं और हमें डिस्क्लोजर्स चेक करना है, तो हमारे लिए क्राइटेरिया पता है क्या क्या रहेगा? एक तो भैया AS1 रहेगा, बिल्कुल, प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इसके अंदर जो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगी वो, प्लस कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि भाई ये भी तो कंपनी है, तो हमारे लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए एक तो AS1 हो गया अपना क्राइटेरिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सब चीजें हमारे लिए एक क्राइटेरिया हो जाएंगी बैंकिंग कंपनी के सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करते टाइम। एक बार फिर से समझते हैं चीज को। इट मींस सॉरी एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एक एंगेजमेंट ऐसी जहां पे प्रैक्टिशनर कंक्लूजन देता है, यानी कि ऑडिटर कंक्लूजन देता है, टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके कॉन्फिडेंस को एनहेंस करने के लिए। अच्छा, और ये कंक्लूजन होता कैसा है? आउटकम ऑफ इवेल्युएशन ऑफ मेजरमेंट, यानी इवेल्युएशन से निकलता है किसकी? सब्जेक्ट मैटर को जब क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर किया जाता है उसके इवेल्युएशन से। ठीक है जी। अब यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ सब। अब ये डेफिनेशन को ना हमें एक्सप्लेन भी करना है, जिस तरीके से हमने अपनी ऑडिट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करा था और फिर ऑब्जेक्टिव्स वाले पॉइंट में भी एक्सप्लेनेशन डाली थी हमने एक्स्ट्रा, उस तरीके से यहाँ पे भी डाल दिए। तो इस डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन जो है उसी में से पॉइंट्स निकालते हैं। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट्स है इसमें 5 है, ठीक है ना? उनको लर्न करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिशनर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी, टोटल 3 पार्टी है इसके अंदर, है ना? यही पहला पॉइंट है कि एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में अ 3 पार्टी रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग वही 3 पार्टी जो हमने ऊपर डिस्कस करी, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर। ओके, अब इनको एक्सप्लेन करना है। प्रैक्टिशनर कौन होता है भाई? वही बंदा जो कि एश्योरेंस देता है। ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, यानी ऐसी एंगेजमेंट जिसमें एश्योरेंस दी जा रही है। प्रैक्टिशनर ही तो एश्योरेंस दे रहा है, यानी कि ऑडिटर ही तो एश्योरेंस देता है। तो प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एश्योरेंस। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी। देखिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी का क्या काम होता है? वो सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करता है। इसको आप सिंपल ना ऑडिट की तरह लिंक करके सोचिया करिए। मैनेजमेंट का क्या काम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। वैसी मैनेजमेंट को हमने किससे रिलेट करा था? रिस्पॉन्सिबल पार्टी से। और सब्जेक्ट मैटर को किससे करा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी का क्या काम है? प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ओके, इंटेंडेड यूजर कौन है भाई? जिसके लिए एश्योरेंस ली जा रही है, फॉर whom assurance report is prepared। एश्योरेंस रिपोर्ट क्या होता है? अरे जैसे ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट, वैसे ही अगर हम केवल एश्योरेंस दे रहे हैं तो एश्योरेंस रिपोर्ट। और हाँ, एक चीज बहुत क्लियर समझ लीजिए, एंगेजमेंट यानी कि एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट एक वाइडर टर्म है, ठीक है ना? ओके, तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया जो कि 3 पार्टी है। अच्छा, इसके अलावा 2 पॉइंट और है हेडिंग के अंदर ही, क्या क्या?
एक तो सब्जेक्ट मैटर और एक क्राइटेरिया। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर वही है जिसकी एग्जामिनेशन हो रही है, ठीक है। इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमारे लिए सब्जेक्ट मैटर क्या बन जाती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमारे लिए सब्जेक्ट मैटर है ऑडिट के टाइम पे। सुटेबल क्राइटेरिया यानी कि बेंचमार्क्स यूज्ड टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एग्जांपल लिया हमने, गाइडेंस, लॉज में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनका एग्जांपल लिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनके अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर को कंपेयर किया जाता है। अगले दो एलिमेंट्स क्या हैं? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। अ प्रैक्टिशनर परफॉर्म एश्योरेंस एंगेजमेंट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होते हैं? मैंने आपको सफिशिएंट वर्ड का मतलब बताया था कि भाई बहुत सिंपल लैंग्वेज में इनफ क्वांटिटी। अब ये एप्रोप्रिएट क्या है? देखो, एविडेंस मतलब तो सबूत, यानी कि हमें एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं, सबूत इकट्ठे करने हैं, जिससे पता लग जाए कि स्टेटमेंट्स में कमियां हैं या स्टेटमेंट्स में सब चीजें सही हैं। वो सबूत कैसे होनी चाहिए? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब इनफ क्वांटिटी में होने चाहिए। याद करो एग्जांपल शुरू वाले, जिसमें मैंने पूरी लिस्ट बना दी थी कि भाई वो सेल को चेक करने के लिए दुनिया भर की चीजें निकालता है, वो इनफ चीजें थी। एप्रोप्रिएट मतलब क्या? भाई मेरे को क्या करना है, कंपनी ने दिखा रखा है कैश, कितना? 20 लाख। कैश इन हैंड दिखा रखा है 20 लाख, ठीक है। मेरे को लगता है कंपनी पे इतना कैश नहीं होगा। सॉरी। मेरे को लगता है कंपनी पे इतना कैश नहीं होगा। मैं इनसे कहता हूँ भाई मेरे को चेक कराओ, मैं बिना चेक करे नहीं मानूंगा। वो चेक कराते हैं। वो पता कैसे चेक कराते हैं मेरे को? वो मेरे को बोलते हैं कि आप कैश चेक करने के लिए हमारी सेल देख लो। हमारी सेल 1 करोड़ की है, तो हमारे पास 20 लाख कैश हो ही सकता है ना। गलत। भाई ये तो सेल 1 करोड़ की है, इसमें से अब क्रेडिट सेल अलग, कैश सेल अलग। कैश में से भी जो कि बैंक में गया होगा पैसा अलग, और कैश फॉर्म में मिला होगा अलग, है ना। तो फिर ये एक एप्रोप्रिएट यानी कि सही एविडेंस नहीं है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी की तो बात कर ही नहीं रहा, आपने इररेलेवेंट इररेलेवेंट मेरे को एविडेंस दिया है, मैं इस पे कैसे बिलीव करूं? अच्छा, और क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल और देता हूं। हम्म मेरे को कंपनी बोलती है कि भाई हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 10 लाख का। मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने कहा ये देखो, ये हमारी लैंड के पेपर हैं, ये हमारा परचेज बिल है, ये हमारे सेल्स बिल है, और क्या क्या लाके दे दिया उसने मेरे को, ये हमारा वेज शीट है। इतने सारे एविडेंस लाके दे दिए हमने तो। अरे भाई, इससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक कैसे वेरीफाई हो रहा है? मेरे को सेल्स बिल लाके दिया, ठीक है, वेज शीट लाके दी, ठीक है, लैंड की भी पेपर लाके दे दिए, परचेज बिल भी लाके दे दिए, और 5-6 डॉक्यूमेंट लाके दे दिए ऐसे ही। भाई उससे मेरे को कैसे पता लगेगा कि क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख का ही है?
मेरे को क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ला के दो, या फिर मेरे को फैक्ट्री में ले चलो अपनी जहां पे क्लोजिंग स्टॉक रखा है, तब मानूंगा ना। यानी कि ये एविडेंस सफिशिएंट हो ना हो, ये एविडेंस एप्रोप्रिएट बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये इररेलेवेंट है। तो एप्रोप्रिएट कब माना जाएगा कि भाई जो चीज को चेक कर रहे हैं उस चीज के लिए रेलेवेंट होना चाहिए हमारा एविडेंस, तब माना जाएगा कि वो एक एप्रोप्रिएट एविडेंस है। तो यानी कि ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करना पड़ता है? सफिशिएंट, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है जी। लास्ट में रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। मैंने आपको बताया था ऑडिट रिपोर्ट इज द रिजल्ट ऑफ ऑडिट, यानी कि उसका आउटकम है। ऑडिट करा तो उसका आउटकम है ऑडिट रिपोर्ट। वैसी एश्योरेंस करा तो एश्योरेंस का आउटकम क्या हुआ? ऑडिट रिपोर्ट। रिटन एश्योरेंस, ये इंश्योरेंस गलती से हो गया, यहाँ पे एश्योरेंस होगा, ठीक है ना, मिसप्रिंट हो गया। A written assurance report is the outcome of an assurance engagement. It provides a conclusion that conveys the assurance about subject matter. जैसे कि ऑडिट में ऑडिटर अपना कंक्लूजन ऑडिट रिपोर्ट में लिखता था, वैसे ही यहाँ पे प्रैक्टिशनर अपना कंक्लूजन कहाँ लिखेगा? एश्योरेंस रिपोर्ट में। ओके जी, डन। इस कॉन्सेप्ट को वाइंड अप करते हैं, एक बार इसको याद करने की कोशिश करते हैं कैसे था। देखो, ये कॉन्सेप्ट था क्या? एक प्रैक्टिशनर होता है, वो इवेल्युएशन करता है, चेकिंग करता है, उससे कंक्लूजन देता है। कंक्लूजन देता क्यों है? इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अच्छा, चेकिंग करता किसकी है भाई? ये प्रैक्टिशनर चेकिंग करता है, वो किसकी करता है? सब्जेक्ट मैटर की, जो कि प्रिपेयर किया होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने। बस एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, ये कि भाई इंटेंडेड यूजर्स जो है अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी होंगे, उन्हीं का तो कॉन्फिडेंस राइज होगा। रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने तो सब्जेक्ट मैटर खुद ही बनाया, उनका कॉन्फिडेंस क्या हम कम ज्यादा करेंगे? उनको तो सब पता है ना। आप पेपर देखे आते हो, आपको पता होता है ऑलमोस्ट कि भाई आप पास हो या फेल हो। हल्का बहुत डाउटफुल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पता होता है कि भाई पास है या फेल है, अगर ढंग से इवेल्युएट करें हम अपने आप। उसी तरीके से मैनेजमेंट ने सब्जेक्ट मैटर बनाया, उसे भी पता होगा। ठीक है, सबको अपने कर्मकांड पता होते हैं। हमें भी पता है कि भाई हमने ये कर्मकांड करे हैं, हमारी जगह स्वर्ग में है या नर्क में, है ना। मोस्ट प्रोबेबली हम सारे ही नर्क वाले ही हैं, हम सबकी बुकिंग वहां हो रखी है, लेकिन फिर भी अपने आप को झूठी दिलासा देते रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। 2 मिनट का आप लोगों को ब्रेक लेना है, आप ले लीजिए, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक रहेगा ये, इसके बाद ये क्लास वाइंड अप हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे तो चैप्टर कंप्लीट, उसके नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा उसकी डिटेल्स आपको कल वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। कल की वीडियो क्योंकि ज्यादा लंबी होनी नहीं है, ठीक है। आज की ये जो थर्ड लेक्चर है ये थोड़ा लंबा हो गया, ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे को एश्योरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट थे ना वो एक साथ एक फ्लो में लेने थे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं फ्लो में पढ़ाई जाए बेटर रहता है, ठीक है ना। और इसको मैंने अलग से वीडियो इसलिए नहीं बनाई, एक फोर्थ वीडियो, क्योंकि इससे पहले वाला टॉपिक जो था बेनिफिट्स वाला, ये एक वीडियो में केवल बेनिफिट्स पढ़ाना मेरे को वर्थ इट लगा नहीं था, इसलिए मैंने इस वाली वीडियो को 2 पार्ट में बनाया। चलिए आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं और शुरू करते हैं अगला टॉपिक।
सो वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए ना, मैं सीधा जंप करता हूँ अपने टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था, एंगेजमेंट। क्योंकि इसको फटाफट फटाफट 15 मिनट में निपटा सकते हैं, तो इसको निपटाते हैं। ठीक है, तो हमारा एंगेजमेंट में चल रहा था टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा आजकल के टाइम की बात कर लेते हैं। आजकल कैसे चल रहा है? आजकल हमें दो तरह के लोग देखने मिलते हैं। एक तो ग्रीन फ्लैग, दूसरे ठीक है, ये सब जेंजी लोगों की वो है दिल। ठीक है, तो ये दो तरह के लोग मिलते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, बेसिक डिफरेंस हम सबको पता है, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग। पूरे दिन इंस्टा पे यही सब रील स्क्रॉल करते रहते हैं। यहाँ पे रेलेवेंट है कि ग्रीन फ्लैग लोग जो होते हैं, इन पे हमें ट्रस्ट ज्यादा होता है। वहीं पे रेड फ्लैग लोगों पे ट्रस्ट कम होता है। वो बात अलग है। रियल लाइफ में लोग इनसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आजकल। खैर, ग्रीन फ्लैग लोग होते हैं, रेड फ्लैग लोग होते हैं, इन पे ट्रस्ट ज्यादा होता है, इन पे ट्रस्ट कम होता है। अच्छा जी। और ऐसा होता है कि ये लोग हम पे एफर्ट्स ज्यादा डालते हैं, इनके एफर्ट्स कम रहते हैं। ठीक है जी। उसी तरीके से इंगेजमेंट जो होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। एक होती है रीज रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट। ठीक है जी। दूसरी होती है लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट। सिंपल, ये जो लोग हैं, ये हैं जी अपने ग्रीन फ्लैग, ये हैं जी अपने रेड फ्लैग। मतलब इसमें जो एश्योरेंस होती है ना, हायर लेवल की होती है। देखो, एश्योरेंस मतलब क्या होता है कि हमने जो फाइनेंशियल सॉरी ऑडिटर एश्योरेंस देता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी है वो ठीक है। वो जो डिग्री ऑफ एश्योरेंस होती है ना, वो यहाँ पे इस वाले केस में, रीजनेबल एश्योरेंस वाले केस में हाई होती है। वहीं पे लिमिटेड एश्योरेंस वाले केस में लोअर देन रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कम ट्रस्ट। चलिए, यहाँ पे जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं? जिन प्रोसीजर को परफॉर्म करके ऑडिटर ऑडिट करता है, और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है। ये चीज तो पहले क्लास में बहुत बार डिस्कस हुई है। ठीक है,
यहाँ पे ज्यादा जो ऑडिट प्रोसीजर होंगे वो ज्यादा होंगे, यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर कम होते हैं। वही बात, ग्रीन फ्लैग लोग एफर्ट ज्यादा डालते हैं, रेड फ्लैग लोग कम। इग्नोरेंस वाली स्टेज भी आ जाती है, फिर सिचुएशनशिप वाली स्टेज भी आ जाती है, और पता नहीं कौन सी शिप, बोट, कार, बाइक सब बन जाता है। खैर, अपने टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए बुक पे आते हैं। क्या लिखा है? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट जो होती है वो प्रोवाइड करती है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है जी। यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव, ज्यादा और डिटेल्ड होते हैं यानी कि। और इस केस में क्या है? फ्यूअर प्रोसीजर्स एज कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, ये रीजनेबल कंक्लूजन देता है, मतलब कि भाई ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छी खासी एश्योरेंस है कि भाई कमी नहीं होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और अगर है भी तो वो रिफ्लेक्ट कर दी गई है कमी। लेकिन ये लिमिटेड कंक्लूजन देता है, मतलब कि भाई मैं अपना काम कर चुका हूँ, बाकी तुम देखो। मेरे को नहीं लगता। और इसमें लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में वो रीजनेबल एश्योरेंस से कम लेवल की एश्योरेंस देता है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट केवल लिमिटेड एरियाज पे एश्योरेंस दे, यानी कि ऑडिट करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट को ही ऑडिट बोला जाता है, एक तरीके से ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, ऑडिट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो सकता है कि लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट केवल प्लांट्स एग्जामिन करने के लिए हो, प्लांट एंड मशीनरी, या फिर इंटेंजिबल्स एग्जामिन करने के लिए हो। ठीक है ना जी। तो इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है ऑडिट एंगेजमेंट, और इसका एग्जाम्पल रिव्यू एंगेजमेंट। ये रिव्यू एंगेजमेंट क्या होती है? रिव्यू एंगेजमेंट कुछ नहीं है, ऑडिट है, ऑडिट हो रहा है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्टिकुलर एरियाज का होता है। इतना समझ लीजिए। ठीक है। लेकिन इन दोनों में पता है कॉमन क्या चीज है? इन दोनों में ही कॉमन चीज ये है कि भाई ये दोनों होती हैं यानी कि ये दोनों जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है ये होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल वाली। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो पहले ही प्रोड्यूस हो चुकी है, जो पहले ही बन चुकी है, बस उसके ऊपर चेकिंग अब हो रही है। पुराने इवेंट्स जो हो चुके हैं उसके बेसिस पे एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करी गई, उसको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की अगर एश्योरेंस ले रहे हैं तो दो तरीके से ले सकते हैं, एक रीजनेबल, एक लिमिटेड। ठीक है जी। यहाँ पे ये चीज बताने की क्या जरूरत थी? ये चीज बताने की जरूरत इसलिए थी कि भाई इसके अलावा भी एक होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब फ्यूचर में जो होगा उसको लेके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अभी से प्रिपेयर कर ली। फ्यूचर में जो होगा उसको लेके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे प्रिपेयर कर ली भाई?
फोरकास्ट नाम की कोई चीज होती है, नहीं होती फोरकास्टिंग? जैसे वेदर फोरकास्ट कर लेते हैं, वैसे ही हम फाइनेंशियल इवेंट्स भी फोरकास्ट कर लेते हैं। एस्टिमेशन नाम की कुछ चीज होती है, नहीं होती? हम एक एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि फ्यूचर में एस्टिमेटेडली ये इवेंट्स इतनी मॉनेटरी वैल्यू के होंगे। वही चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं अगले पॉइंट में से, कि रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड limited assurance engagement are related to financial historical financial information. There is another kind of assurance which is related to prospective financial information. ठीक है जी। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीन्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करने वाला पॉइंट है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स financial information based on assumption about event that may occur in future and possible action by forecast, projection और combination of it। यानी कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो कि फ्यूचर इवेंट की अजम्पशन लेके फोरकास्ट और प्रोजेक्शन इनकी मदद से बनाई जाती है। अच्छा, इसका भी हम एश्योरेंस करा सकते हैं, इसके लिए भी एश्योरेंस एंगेजमेंट करा सकते हैं जी, बिल्कुल। हेंस डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? दैट historical financial information relates to information expressed in financial terms of entity about economic event occurring in past periods। historical financial information जो होती है वो उस इवेंट्स के रिलेटेड होती है जो कि पहले हो चुके, लेकिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू information based on assumption about occurrence of future events। In short, past event historical financial information, future events prospective financial। That's it, मामला खत्म, टॉपिक भी खत्म। आज हमने क्या करा, देखो तो आज हमने क्या करा तो जी आज हमने इंगेजमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया, उससे रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक भी कंप्लीट कर दिए। क्या इंगेजमेंट क्या होती है? फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट इन विच ऑडिटर अग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज और पढ़ी हमने, क्या? एक एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट भी होती है, सॉरी एक्सटर्नल एश्योरेंस एंगेजमेंट भी होती है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिट भी बोलते हैं। ओके जी। किसके लिए कंपलसरी है इंडिया में? कंपनीज, आया याद? ठीक है जी। फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, ये डेफिनेशन हमें लर्न करनी पड़ेगी। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स कैसे लर्न करे थे हमने? पहला एलिमेंट तो ये प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर्स और रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इनसे बन रहा था। क्या कि भाई तीन पार्टीज हैं, कौन कौन? प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इन तीनों के बारे में लिखना था। प्रैक्टिशनर, पर्सन हु गिव्स एश्योरेंस। इंटेंडेड यूजर, जिसके लिए एश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है, पर्सन फॉर हुम एश्योरेंस रिपोर्ट इज बीइंग मेड। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट मैटर। अगले दो पॉइंट क्या थे? इसी में से निकले थे अगले दो पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया। सब्जेक्ट मैटर क्या है? जिसके लिए, जिसके ऊपर एश्योरेंस ली जा रही है, जिसके लिए एश्योरेंस, जिसके लिए एश्योरेंस एंगेजमेंट जिसके ऊपर परफॉर्म कर रही है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर चेक कर रहा है, इंफॉर्मेशन बीइंग चेक्ड बाय प्रैक्टिशनर। क्राइटेरिया, बेंचमार्क, सिंपल,
इसके लिए चाहे यहाँ पे लिख भी लो बेंचमार्क वर्ड। और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो भाई जो इंफॉर्मेशन कंपेयर करने में यूज करी जाती है, कंपेयर किसके अगेंस्ट? सब्जेक्ट मैटर के। 5 एलिमेंट थे इसमें, 3 तो डेफिनेशन में से निकाल लिए थे, बाकी 2 क्या थे? एक तो था जी रिपोर्ट, एश्योरेंस रिपोर्ट, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। एक था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, जिसमें सफिशिएंट मतलब क्या होता था? राइट क्वांटिटी, इनफ क्वांटिटी। एप्रोप्रिएट मतलब भाई रेलेवेंट तो हो। याद करो एग्जांपल लिया था, क्लोजिंग स्टॉक मेरे को चेक करना था, कंपनी मेरे को लैंड के पेपर ला के दी, कंपनी सेल्स बिल ला के दी, कंपनी परचेज बिल ला के दी, मेरे को सबसे क्या मतलब भाई? मेरे को क्लोजिंग स्टॉक चेक करना है, ये चीजें रिलेवेंट ही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। ये था अप्रोप्रिएटनेस का मतलब। ठीक है जी। लास्ट में रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, इसके अंदर प्रैक्टिशनर अपना कंक्लूजन भी डालता है, और ये होता है आउटकम ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। जिस तरीके से ऑडिट का आउटकम, ऑडिट रिपोर्ट है, एश्योरेंस एंगेजमेंट का आउटकम रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट है। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स। टाइप्स में क्या थी? 2 चीजें थी, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है जी। सबसे पहला जो डिफरेंस था दोनों के बीच में, हाँ जी, सबसे पहला जो डिफरेंस था दोनों के बीच में वो था डिग्री ऑफ एश्योरेंस को लेके। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में लोअर देन रीजनेबल एश्योरेंस, और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस ली जाती है। गारंटी ली जाती है क्या उस रीजनेबल एश्योरेंस में? नहीं, हायर लेवल बट नॉट गारंटी। ये चीज पहले पढ़ रखी है हमने। रिवाइज अगर आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात। डिग्री ऑफ एश्योरेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या था? नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिलेटेड था किस चीज से? ऑडिट प्रोसीजर से, कि भाई रीजनेबल वाले में एक्सटेंसिव एंड इलेबोरेट प्रोसीजर यूज होते हैं, और लिमिटेड वाले में लेसर प्रोसीजर्स यूज होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या थी? कंक्लूजन। एक में रीजनेबल कंक्लूजन होगा, दूसरे में लिमिटेड। इनके फिर लास्ट पॉइंट जो थे, लास्ट डिफरेंस एग्जांपल, एक का एग्जांपल ऑडिट और एक का एग्जांपल रिव्यू। खत्म, यही पढ़ा है आज इस वाले वीडियो में। अच्छा, अब इसके बाद कल का मैं बता देता हूँ। कल हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, मे बी कल ही या फिर परसों, टेस्ट से जस्ट पहले मैं एक रिविजनरी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपना बचा कितना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स वाला टॉपिक बचा है, ठीक है, और नीड ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक, इतना बचा है। और ये ड्यूटीज, ये सब हार्डली 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स के टॉपिक है। ठीक है ना? सॉरी। अब आप लोगों ने करना क्या है, इस चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर देना है आज से। ठीक है, क्योंकि कल के टॉपिक ज्यादा बर्डन वाले होंगे ही। आप लोगों को अ, थोड़ा सा अपनी तरफ से स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस खुद से देखने करने हैं। ठीक है, टेस्ट परसों ही होगा, ये फाइनल है, उसमें कोई डेविएशन नहीं है। ठीक है ना? और कल लास्ट लेक्चर रहेगा, इसमें भी कोई डेविएशन नहीं है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रिपेयर करें, और मिलते हैं कल।